इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव और ऋषभ श्रीवास्तव, संगीत गुरु दंपति, जबलपुर की नामचीन हस्ती। कह लो, हमारी आराधना कह लो। नमस्कार डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी और आदरणीय श्री ऋषभ भाई। ये संगीत आपने कहाँ से पाया है? भैया ये ईश्वर की देन है और जेनेटिक ट्रांसफर जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मतलब डीएनए में? बिल्कुल डीएनए में ट्रांसफर है भैया। पिताजी बहुत अच्छे गायक हुआ करते थे, उनसे वो अंश हम लोगों में आया, हमसे हमारे बच्चों में पहुंचा है और बस हम उस धरोहर को सहेज के रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि राजू भैया के नाम से प्रसिद्ध थे पिताजी। जी, पिताजी राजनारायण श्रीवास्तव उनका ऑफिशियल नेम था, पर मुझे नहीं लगता उनको उस नाम से गिने चुने कुछ उनके अधिकारियों के अलावा किसी ने बुलाया होगा। वो राजू श्रीवास्तव के ही नाम से पूरे जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले हैं या वो जहाँ तक पहुँचे उनको सब राजू श्रीवास्तव के ही नाम। मैं अपने पुराने दिनों की तरफ पहुंच गया हूं और मैं राजू श्रीवास्तव जी को जानता हूं। जी जी जी। लेकिन ये तो रहा ऋषभ जी का मामला। डॉक्टर साहब, आपकी क्या स्थिति थी? आपने भी वंशानुगत इस विरासत को आगे बढ़ाया है या कि आप से शुरू हुई है संगीत की कहानी? वंशानुगत तो नहीं कह सकूंगी, लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही म्यूज़िक को पसंद करते थे। संगीत उनको इतना पसंद था कि उन्होंने हम दोनों बहनों में वो संगीत को पाया है, देखा है। तो मेरी बड़ी बहन जो थी वो पहले म्यूज़िक की तरफ गई और क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे अंश थे संगीत के, तो वो हमारे पिताजी ने पहचाने और उन्होंने हमको इस तरफ फिर अग्रसर किया। लेकिन वो दौर तो ऐसा था कि संगीत की तरफ जाना बड़ा खतरनाक माना जाता था। हाँ, वो आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भी पिताजी ने ये, मम्मी ने ये कहा कि आप संगीत में कहाँ करियर बनाओगी, तुम साइंस लो। तो वो उनकी इच्छाएं भी पूरी करी, ग्रेजुएशन अपना साइंस में किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त की ऐसी एक वो रहती थी कि पिताजी और माताजी कहीं बाहर जाके हमको पढ़ाई नहीं करने दे सकते थे। फिर मेरी भी जिद थी कि यदि मुझे बाहर आप जाके पढ़ाई अच्छी करने नहीं देंगे तो फिर मैं तो संगीत करूँगी और यहीं करूँगी, जो भी कुछ करूँगी। उस तरह बढ़ लिए और संगीत ने इतना दिया कि साइंस विज्ञान सब संगीत में आ गया, समाहित हो गया। इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी को जो कंपोजिशंस देते हैं आप, तो फिल्मी गाने कम देते हैं और जो क्लासिक या कवियों के गीत जो हैं जिनको एक तरह से जबलपुर की भाषा में जनता पट्टी टाइप के नहीं होते, वो गीत देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भैया? जिन चीज़ की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट दुनिया में, फिल्मी गाने सब सुनते हैं, बहुत सारे लोग गा रहे हैं, लेकिन वो संगीत का एक हिस्सा है। लेकिन हम अपनी मौलिक चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहिए और नहीं जा सकते। तो मेरी कोशिश यह है कि जितने हमारे मौलिक संस्कार हैं वो संगीत के माध्यम से बिटिया में रहें, वो अपनी उन धरोहरों को समझे जो लोगों ने अपना इतना अच्छा लिखा हुआ है। देखिए, रफ़ी साहब, लता जी, किशोर दा, ये अमर लोग हैं, इनके बहुत सारे लोग हैं और आप इनको गा रहे हो, ये तो प्लस है। लेकिन
आपके पास अपनी रचनाओं का, अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए जो मौका मिलता है, मैं अभी तक कॉपी कर रहा हूँ लोगों को। अगर मैं किसी एक का अनुसरण कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। मैं मेरी या मेरा आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। एक्सपोज कह सकते हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ है? कंट्रीब्यूशन कहाँ है? मैंने एक लिरिक्स को क्या समझा, मैंने उस लिरिक्स में क्या भाव पाए। जरूरी नहीं कि जो भाव मैंने पाए वो आप भी पाएं या ये भी पाएं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप जो धुन बनाती हैं, तो ये धुन बनाने का जो गीतों के साथ, कविताओं के साथ धुन बनाना, ये तो बड़ा कठिन हो गया। हिंदी के कई बार तो उसके कभी उसका जो उसका तुक नहीं मिलता है, नहीं मिलती, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो फिर भी आप कर देते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है कि जिनसे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली। उन्होंने इतनी कठिन कठिन रचनाएं बनाई। महादेवी वर्मा जी जो काफ़ी क्लिष्ट शब्द लिखा करती थी, और उनकी कविताएं पहले तो समझना ही मुश्किल होता था, बनाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर एक संगीत बद्ध करना उसे तो बहुत ही दूर, पहले तो समझना मुश्किल है। उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरे अंदर डाली, मेरे गुरु जी ने, श्री चंद्रशेखर सिंह गुप्ता जी, उन्होंने मेरे अंदर डाली कि एक पहले कविता को आप समझो, उसके शब्दों को एक कवि ने क्या भाव उसमें डाले हैं वो आप समझो, फिर उसके बाद आप आइए उसके भावों के अनुसार किस राग पे आपको ढालना चाहिए। अगर आप एक जनरल व्यक्ति हैं जो संगीत का बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, वो कैसे उनको रागों में ढालेगा? तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब पढ़ते हैं कविता को तो हमारे अंदर अपने आप से भाव आते हैं, और वो जो भाव आते हैं उसके अनुसार हमारे मन से कुछ धुन निकलती है। ऐसी भी धुनें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होता हर धुन की उसको राग बेस्ड ही बनाया जाए, पर कुछ धुनें ऐसी आती हैं। तो मैं कहूँगी कि मुझे तो उनकी देन है। जब गुरु की चर्चा हुई है तो आपके पहले गुरु तो पिताजी होंगे जी। ऋषभ जी, आप और किन्हें अपना गुरु मानते हैं या किन से आपने और तालीम हासिल की है? भैया हर दिन सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ, बट हाँ अगर आप गुरु की बात करेंगे तो पहले गुरु तो पिताजी हैं और वो हमेशा रहेंगे। दूसरे गुरु बने मेरे किशोर कुमार, जिनको सुन सुन के मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों में मतलब गाने का जो उत्साह है वो आया। आपका व्यक्तित्व भी चुलबुला है ना किशोर जी की शायद तरह। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया, तो उस बिल्कुल वजह से सही। मतलब मुझे, क्योंकि पापा के मुंह से भी मैंने किशोर कुमार ही ज़्यादा सुने हैं, तो वो एक आत्मसात कर लिया मैंने उनको कि मुझे तो बस यही पसंद है, उनको ही सुन के गाना, उनका स्टाइल, क्योंकि उस समय अनुसरण तो करना था। तो अब बहुत सारे हम दोनों मिलकर के बिटिया के लिए एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमें उसके लिए क्या करना है। वो जहाँ जाना चाहती है उसके लिए हम सपोर्ट में खड़े हैं। हमारे लिए शायद वो वक्त नहीं था कि हमको कुछ सपोर्ट मिल पाता वैसा, पर जहाँ भी वो जाना चाहेगी, जैसे जो भी अपने जीवन में करना चाहेगी, संगीत के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में, हम दोनों उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। बिल्कुल नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं। आपका झगड़ा होता है? बहुत। संगीत में झगड़ा होता होगा आपका? नहीं, संगीत में झगड़ा नहीं होता। कभी धुनों को लेके, कभी राग रागनियों को लेके झगड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं। तो आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पे मौसीकी है, संगीत है, वहाँ आत्मीयता, एकात्मता है। वो हाँ, अपनी जगह वो अपनी भैया, जगह है। लेकिन यहाँ दो तीन चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने विधिवत क्लासिकल सीखा है, रागों की इनको बहुत सारी जानकारियां हैं, मुझे भी हैं, सुन के बहुत सारी आई हैं, लेकिन वो बहस का मुद्दा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ विधिवत ज्ञान है और यहाँ पता है लेकिन बहस करने लायक नहीं पता। मतलब आप चुप्पी साध लेते हैं? जी हाँ? जी। या फिर आप ये कह देते होंगे कि गलती तो मेरी है? नहीं, वो भी नहीं, मतलब मैं चुप्पी साधने से होता है कि वो बोलती तो नया अपडेशन मेरे अंदर हो जाता है, Well जो तो मुझे नहीं पता था वही वहाँ। देखिए, तो इनके मुंह से मैंने निकलवा लिया कि इनकी पत्नी इनकी तीसरी गुरु हैं। पहले इनके पिताजी थे, फिर किशोरदा और डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव हम सबके लिए भी पूज्य हैं, क्योंकि डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी ने मेरी बेटी को भी प्रोत्साहित किया है
श्रद्धा, आज की इस मुलाकात में आपने कीर्ति जी को तो सुन लिया, ऋषभ जी को सुनना चाहेंगे? नहीं भी सुनना चाहेंगे तो मैं सुनवाता हूँ। ऋषभ जी, एक किशोर जी का फड़कता हुआ गाना। फड़कता हुआ गाना सुना। जी जी, दर्शक तो यही चाहते हैं। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का साक्षात्कार। मित्रों,